मेरा नाम हरीश वर्मा है। मेरे चैनल टीचिंग टॉक में आपका स्वागत है। साथियों, इतिहास का यह पहला एपिसोड है। कई स्टूडेंट को इतिहास का नाम सुनते ही नींद आने लग जाती है, बोरियत का अनुभव होने लग जाता है, क्योंकि इतिहास का विषय ही ऐसा है। जब मैं भी पढ़ता था तो इंटरेस्ट पैदा नहीं हो पाता था इतिहास में, क्योंकि बहुत सारे तिथियों को याद करना पड़ता है, राजाओं के नाम, उनके द्वारा किए गए कार्य, उनका जन्म कब हुआ, उनकी मृत्यु कब हुई, तरह तरह की चीज़ें को याद करना पड़ता था। यही कारण है कि हमें बोरियत लगने लग जाता है। लेकिन मैं आपको ऐसे कॉन्सेप्ट वाइज और क्रम वाइज पढ़ाऊंगा कि ये आपको एकदम क्लियर ही समझ में आ जाएगा। ज़्यादा दिक्कत वाली बात इसमें नहीं होगी। आई बात समझ में? तो साथियों, आज मैं पढ़ाऊंगा आपको इतिहास। इतिहास किसे कहते हैं? साथियों, वैज्ञानिकों ने इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। प्राचीन काल का इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक काल का इतिहास। आई बात समझ में? तो इन तीनों काल के इतिहास को पढ़ने से पहले हमें इतिहास की परिभाषा को हमें सबसे पहले जानना होगा कि आखिर इतिहास है क्या। तो आइए हम देखते हैं इतिहास की परिभाषा है क्या। मैं जब रिसर्च कर रहा था ना, तो मोबाइल में 10 से 15 परिभाषा बताया इतिहास के बारे में, लेकिन जो सबसे ज्यादा चर्चित जो इतिहास की परिभाषा है वो आइए हम देखते हैं नहीं पास। तो इतिहास की परिभाषा है, अतीत का अध्ययन करना इतिहास कहलाता है। यहाँ पे अतीत का मतलब होता है वर्तमान से पहले की जितने भी घटनाएं हुई है वो अतीत के अंतर्गत आएगा। आई बात समझ में? तो अतीत के अंतर्गत प्राचीन काल आएगा, मध्यकाल आएगा, आधुनिक काल आएगा। आई बात समझ में? तो इन तीनों कालों में जितने भी राजाएं हुए, प्रशासक हुए, वंश हुए, उनके बारे में जानना समझना वही इतिहास है एक्चुअल में। जैसे मान लो मौर्य वंश कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। तो उनके द्वारा किए गए कार्य, ठीक है, उनके प्रशासनिक कार्य हो गया, राजनीतिक कार्य, सांस्कृतिक कार्य, इनके बारे में जब हम अध्ययन करेंगे, ठीक है, समझेंगे कि उन्होंने क्या क्या काम किया अपने समय में, वही एक्चुअल में इतिहास है। आई बात समझ में? तो हम जब इनका अध्ययन करेंगे तो किस बेस पे अध्ययन करेंगे? एक सोर्स होगा ना। तो जब हम चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ेंगे तो मेगास्थनीज का इंडिका है, ठीक है, और आचार्य चाणक्य का अर्थशास्त्र है। जब हम इनको अध्ययन करेंगे ना तो चंद्रगुप्त मौर्य, उनके राजनीतिक परिवेश के बारे में हमें अच्छे से मालूम हो जाएगा। यही तो एक सोर्स है। यही बात समझ में? तो आइए हम एक एक करके इसके सोर्स के बारे में देखते हैं। तीनों काल के जो इतिहास है, इनके सोर्स क्या क्या हो सकते हैं, एक मोटा मोटा एक आकलन करते हैं। आई बात समझ में? तो सबसे पहले स्रोत क्या होगा? साहित्य का स्रोत। हम साहित्य को पढ़कर प्राचीन काल के इतिहास के बारे में हम जान सकेंगे कि वहां के आर्थिक जीवन क्या थी, उनका रहन सहन कैसा था, उस समय की जीवन शैली क्या थी, व्यापार कैसा था, दैनिक उपयोग क्या क्या करते थे, इसके बारे में हम अध्ययन कर पाएंगे। ठीक है, तो साहित्य का स्रोत के अंतर्गत तीन स्रोत है। एक वैदिक साहित्य, जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य। ठीक है, वैदिक साहित्य के अंतर्गत साथियों 4 वेद है: ऋग्वैदिक काल, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद। आई बात समझ में? इन चारों वेदों को संहिता भी कहा गया है। एक महत्वपूर्ण प्रश्न यहां से बनता है कि सबसे पुरानी ग्रंथ, लिखित ग्रंथ क्या है? तो आप समझ जाना, वेद ही है सबसे पुराने लिखित ग्रंथ। आई बात समझ में? तो इस ऋग्वैदिक काल को पढ़ने से हमें किसके बारे में जानकारी मिलती है? तो आर्यों के राजनीतिक और सांस्कृतिक जीवन कैसा था, उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। आई बात समझ में? सामवेद के अंतर्गत हमें यही स्पष्ट होता है कि उस समय के आर्य देवताओं को प्रसन्न करने के लिए संगीत गीत गाते थे। ठीक है, इसके बारे में वर्णन आपको स्पष्ट रूप से देखने को मिलेगा। आई बात समझ में?
यजुर्वेद के अंतर्गत जब आप पढ़ोगे ना, एक्चुअल में हम लोग अपने वेद पुराण ये सब को हम पढ़ते नहीं हैं, जो सबसे हमारे लिए संकट की बात है। हमें पढ़ना चाहिए। अगर हम यजुर्वेद को पढ़ेंगे तो हमें उस समय के जो कबीले लोग थे ना, आर्य लोग, तो यज्ञ कर्मकांड करते थे, ठीक है, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए देवताओं को स्तुति करते थे यज्ञ के माध्यम से, कर्मकांड के माध्यम से। तो हमें इसकी जानकारी कहाँ से मिलती? यजुर्वेद से। आई बात समझ में? उसी प्रकार अर्थवेद से हमें औषधि के बारे में ज्ञान होता है। जैसे कि आज हम मेडिसिन का उपयोग करते हैं, टेबलेट खाते हैं, चोट लग गया तो। आई बात समझ? तो उस समय ना टेबलेट का आविष्कार नहीं हुआ था, गोली का आविष्कार नहीं होता, तो औषधि का उपयोग होता था। तो इसकी जानकारी हमें अर्थवेद से मिलती है। आई बात समझ में? तो इतिहास पढ़ने से हमें बहुत ज्यादा फायदा होती है कि हमने मतलब हमारे भारत मतलब 2000 साल पहले कैसा था और आज कैसे है, इसके हम तुलना करेंगे तो स्पष्ट जानकारी मिलती है कि हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, जो हमारे लिए गौरव की बात है। आई बात समझ में? दूसरा है जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य को पढ़कर हमें जैन महावीर के बारे में, उस समय के जो परिस्थिति है उनके बारे में भी हमें जानकारी मिलती है। बौद्ध साहित्य को पढ़ने से भगवान बुद्ध के बारे में हमें जानकारी मिलती है। आई बात समझ में? और दूसरा स्रोत है साथियों पुरातात्विक स्रोत। सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है पुरातात्विक में एक अभिलेख। सबसे पहला अभिलेख किसने खुलवाया? तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो अशोक ने खुलवाया था। अभिलेख का मतलब होता है पत्थरों पर उकेरी गई एक पाठन सामग्री होता है, जिसे पढ़कर वहां की जनता आदेशों का पालन करता है। आई बात समझ में? तो जैसे आज के समय में प्रशासनिक में ना, प्रशासन में सर्कुलर जारी किया जाता है, गैजेट वगैरह, आदेश को पालन कराने के। ठीक उसी प्रकार से अभिलेख एक गैजेट, एक सर्कुलर की तरह है, जिसे पढ़कर लोग पालन करते थे। आई बात समझ गए? और वास्तुकला, वास्तुकला का अंतर्गत आता है इमारत, भवन हो गया, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण वास्तुकला है उत्तर भारत में नागर शैली से बना होता था। जितने भी मंदिर थे ना, जैसे कि आज के समय में उत्तर प्रदेश में कि अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, वो नागर शैली में ही बना था, सॉरी बन रहा है। तो उत्तर भारत के जितने भी मंदिर है वो नागर शैली में बना है, ठीक है। नागर शैली में क्या होता है? उसके बाद दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली के अंतर्गत मंदिर आता है। आई बात समझ? द्रविड़ शैली में मंदिर बना है। और मध्य भारत में नागर शैली, द्रविड़ शैली के मिश्रित बेसर शैली का मंदिर का विकास हुआ है। तो आइए हम थोड़ा बेसिक जो अंतर है नागर शैली और द्रविड़ शैली में देखते हैं। आई बात समझ में? तो सबसे ऊपर क्या आता है? मंदिर में एक कलश आएगा, कलश, और उसके नीचे अमलिका है, अमलिका, और उसके नीचे शिखर, और शिखर के नीचे सबसे अंदरूनी हिस्से में गर्भगृह आएगा। आई बात समझ में? इसके प्रवेश द्वार को अर्धमंडप भी कहते हैं। आई बात समझ में? ठीक उसी प्रकार से दक्षिण भारत की द्रविड़ शैली में इसके प्रवेश द्वार को, द्रविड़ शैली के एक मंदिर के प्रवेश द्वार को गोपुरम कहते हैं, ठीक है। गोपुरम यह जो इसकी आकृति होती है ना, मंदिर की आकृति एक विमान की तरह होती है। आई बात में? सीढ़ीदार श्रेणी है, जैसे कि सीढ़ीदार हो गया, ये मंदिर है, तो सीढ़ी का एक सीढ़ी हो गया, दो सीढ़ी होगा, जो सीढ़ी होता है ना एक विमान वाला शेप में, बस यही शेप में है द्रविड़ शैली। आई बात समझ में? और तीसरा स्रोत है साथियों इतिहास को समझने का एक बहुत ही बेहतरीन स्रोत हम मान सकते हैं, विदेशियों यात्रा का विवरण। मैंने आपको बताया ना, भारत एक ज्ञान का खजाना है। इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए अनेक लोगों ने सकारात्मक रूप से भारत में आए, लेकिन कई लोग नकारात्मक रूप से भी भारत में आए, मतलब भारत को डैमेज करने के लिए, नुकसान पहुंचाने के लिए। जैसे खिलजी हो गया, ठीक है, मुगल
कई मंदिरों को उन्होंने ध्वस्त किया, वास्तुकला को लगभग डैमेज ही कर दिया। अयोध्या का राम मंदिर हो गया जो विवादित था ना, बाबरी मस्जिद, ठीक है, उसने बाबर ने तोड़वाया था। ये आई बात समझ में? तो आइए हम देखते हैं विदेशों ने भारत के बारे में क्या क्या लिखा है, विदेशियों ने भारत के बारे में क्या क्या लिखा है, हम एक एक करके देखते हैं, ठीक है। तो हेरोडोटस को इतिहास का जनक या पितामह कहा जाता है। आई बात समझिए। इसने एक हिस्टोरिकल नामक एक पुस्तक लिखी जिसमें भारत और फारस के बारे में वर्णन मिलता है। मतलब भारत और फारस के बीच में जो व्यापारिक संबंध था ना, जो रिश्तेदारी थी व्यापारियों के बीच में, उसके बारे में वर्णन देखने को हमें मिलता है। ठीक उसी प्रकार से प्लिनी ने एक बायोग्राफी लिखी, बायोग्राफी नाम की एक पुस्तक लिखी। इससे भारत की जो भौगोलिक संरचना है, वन के बारे में, जलवायु के बारे में, इसकी हमें जानकारी मिलती है। सबसे चर्चित जो विदेशी यात्री थे वो फाहियान थे। ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आए थे, जिसके एकमात्र मकसद था कि कोई भी स्थिति में बौद्ध ग्रंथ को एकत्रित करना। दरअसल बौद्ध ग्रंथ हमें सत्य अहिंसा का पालन करने का सीख देता है। इसी को प्राप्त करने के लिए फाहियान ने चीन से पैदल आए थे भारत की यात्रा करने के लिए। आई बात समझिए। और चौथा नंबर का जो विदेशी हम देखेंगे वेंगसांग, इसे यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। आई बात समझिए। इन्होंने सीयूकी नामक एक पुस्तक लिखी जिसमें लगभग भारत के एक मैप को दर्शाया कि भारत की उस समय की स्थिति आखिर है क्या थी, और भारत को एक सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता है। लगभग इसका पूरा वर्णन इन्होंने किया है वेंगसांग ने, ठीक है। और चौथा सोर्स हम देख सकते हैं भवन और स्मारक को, ठीक है। जितने भी भवन और स्मारक है, जैसे कि गंधार कला शैली, इसको हम देखकर उस समय के इतिहास को देख सकते हैं कि हमारा इतिहास कितना फला फूला था। हम अपने इतिहास को शायद हम इतना समझ नहीं पाए जितना हमें समझना था। हमें अपने आप में गुलामी वाली मानसिकता वाली बस अनुभव डाल दिए किसी न किसी माध्यम से अंग्रेजों ने, इसी कारण हम अपने आप को संकुचित समझते हैं। लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो हमारा इतिहास बहुत बड़ा है, बहुत ही गोल्डन है। आई बात समझ में? तो कहीं ना कहीं हमें इतिहास को समझना होगा और हमें सकारात्मक रूप से आगे बढ़ना ही होगा। और मथुरा शैली, गंधार शैली एक स्लेट के पत्थर से बना हुआ एक मूर्ति होता है, यह विदेशी शैली है। दूसरा है मथुरा शैली। मथुरा शैली भारतीयों की शैली है, सबसे ज्यादा प्रचलित गुप्त काल में हुई है। आइए बात समझ में। आइए साथ में पढ़ते हैं। इतिहास को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला नंबर प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा आदि ऐतिहासिक काल, तीसरा ऐतिहासिक काल। तो प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत जो सिंधु घाटी सभ्यता के पहले जितने भी काल हुए ना, इसको हम प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। लेकिन इसकी कोई लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुई, इसी कारण हम इसका अध्ययन ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लिखित साक्ष्य ही प्राप्त नहीं हुई है। तो कैसे हम अध्ययन कर सकते हैं? इसी कारण जब इतिहास शुरू होती है ना, तो सिंधु घाटी सभ्यता से ही शुरू होती है। आई बात समझ में? दूसरा है, हम पढ़ेंगे आदि ऐतिहासिक काल, ठीक है। आदि ऐतिहासिक काल सिंधु घाटी सभ्यता से शुरू होती है। जब अगले एपिसोड में आएंगे ना, तो मैं सिंधु घाटी सभ्यता से ही शुरू करूंगा। इसकी लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध है, लेकिन इसको पढ़ा नहीं गया है। आई बात समझ लो। और तीसरा है ऐतिहासिक काल। ऋग्वैदिक काल से वर्तमान तक जितने भी काल है ना, उसको हम ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखते हैं। इसके लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध है, हम पढ़ भी सकते हैं। जैसे कि देवनागरी लिपि में मैं लिखा हूँ, इसको मैं लिख भी सकता हूँ, इसको पढ़ भी सकता हूँ। यही वजह है कि हम ऋग्वैदिक काल से वर्तमान तक
को ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा गया है। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया, अगर नहीं आया तो आप कमेंट कीजिए कहाँ पे समझ में नहीं आया, कहाँ पे मैं नहीं समझा पाया, उसको आप प्लीज लिखिए ताकि मैं अगले एपिसोड में इसको सुधार सकूं। मेरे चैनल को सिर्फ सब्सक्राइब करना और लाइक शेयर करना ताकि मेरा कॉन्फिडेंस अगले एपिसोड में पढ़ाने के समय बने रहे। धन्यवाद दोस्तों, जय श्री राम।